देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सरकार अब सख्ती दिखा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 1332 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि जो लोग जनता की सेवा में बाधा डालेंगे उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कल से ये कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में बिजली कर्मचारी सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ तक करते नजर आए। वहीं उनकी मांग ये भी है कि सरकार ने उनसे कुछ दिनों पहले जिन 14 मांगों पर समझौता किया था उसे लागू करें। हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत एफआईआर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर किसानों का लंबा मार्च सरकार के आश्वासन के बाद फिलहाल खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक से चला ये किसान मार्च ठाणे तक पहुंच गया था। हालांकि इस मार्च में शामिल एक किसान की मौत भी हो गई। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। 12 मार्च को पैदल मुंबई की तरफ निकले किसान 6 दिन बाद रेलगाड़ी से वापस जा रहे हैं। शिंदे फडणवीस सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली और उसे अमल में लाना भी शुरू कर दिया। इसलिए मोर्चे का नेतृत्व कर रहे किसान नेता जेपी गावित ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर सभी किसानों को रेलगाड़ी से वापस भेज दिया। बहुत सारी मांगे चर्चा अंतिम सकारात्मक ली गई और उसकी अमल बजावनी भी आज से शुरू हो गई। इसीलिए समाधान होके हम अभी हमारा जो लॉन्ग मार्च था वो यहीं रुकवाते हैं और यहाँ से हम वापस चलने के लिए निकल पड़े। प्याज के उचित दाम और खेत नाम पर करने जैसी 14 मांगों को लेकर 10,000 के करीब किसान नासिक के दिंडोरी से 12 मार्च को निकले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में निकला ये मोर्चा जैसे जैसे मुंबई की तरफ बढ़ रहा था, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 16 मार्च को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बात की और उनकी ज्यादातर मांगे मान ली और कुछ के लिए एक समिति का गठन कर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। समिति में राज्य के कैबिनेट मंत्री के साथ मोर्चे का नेतृत्व कर रहे जेपी गावित और एक विधायक विनोद निकोले को भी रखा गया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता अजीत नवले ने समिति में अपना नाम न होने पर सवाल उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आश्वासन और जिला कलेक्टरों को वादों पर तुरंत अमल करने का आदेश देकर किसानों का भरोसा जीत लिया। आश्वासन मिला, ये जगह हमारी है ना, ये खेती की जगह हाँ। वो हमें मिलेगी, ओके, बढ़ा के मिलेगी हाँ। और 12-13 जो मांगने थे, कांदे का भाव, शेतकरी का और आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, उसको सरकारी सेवा में समाविष्ट करने, ऐसा जो 12-13 मांगने थे उसका आश्वासन मिल गया शिंदे सरकार से। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। मोर्चे में शामिल एक किसान पुंडलिक जाधव की मौत हो गई। कड़ी धूप में पैदल चलने और बेमौसम बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया था। मोर्चे में व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे किसान इंद्रजीत गावित ने इसके लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। गांव से फोन आने लगे कि अभी यहाँ तहसीलदार आए हैं, यहाँ तलाटी आ गए हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लोग आ रहे हैं और सब मतलब काम जो है वो नीचे चालू होने की शुरुआत अभी हो गई है। तो हमें गांव से पता चला, प्रशासन से नहीं, गांव से पता चला और हमारी मांग थी कि अभी आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है, हमें अमल चाहिए। जो भी हमने मांग रखी है, गवर्नमेंट ने मानने की है, उसका अमल गांव तक होना चाहिए। अभी अमल
जो है अभी वो चालू हो गया है, इसलिए हमने जो अभी ये लॉन्ग मार्च था अभी ये यहाँ बंद कर दिया। सरकार के अधिकारियों ने आज गांव तक पहुंचना शुरू कर दिया, बीडीओ तलाटी सभी गांव तक पहुंचने लगे। गांव से खबर आई तो जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि इसीलिए ये जो मोर्चा था, आंदोलन था किसानों का, फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि ये मैदान जहाँ पर किसान बड़ी संख्या में डटे हुए थे, हजारों की संख्या में डटे हुए थे, वो अब खाली हो चुका है। सभी किसान यहाँ से वापस अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। बस एक बात और उन्हें जो है और उनकी तरफ से कहा गया है कि क्रियान्वयन शुरू तो हो गया है, लेकिन जो और भी कई मांगे हैं जिनमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो 6 महीने वो इंतजार करेंगे। और 6 महीने में अगर वो बातें भी पूरी नहीं हुई तो फिर से एक बार किसान मुंबई की तरफ कूच करेंगे। वाशिंगटन से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीजेपी मोदी मित्र नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5000 मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्लिम शासन काल के 400 साल गुजर गए थे। 400 साल के बाद दारा शिकोह पैदा होता है, जन्म हुआ और उसने 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन कराया मौलवियों से, पंडितों से। फिर दारा शिकोह को किसी ने कहा कि आपने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया है, आपको तो वेद का करना चाहिए, वेद इज द मूल ग्रंथ। तो उसने कहा ठीक है, अब यही करूंगा। लेकिन उसके पहले औरंगजेब की तलवार चमकी, गर्दन कटी, ख्वाब अधूरे। फिर उस घटना के 400 साल के बाद ये घटना घटित हो रही है कि लाल किला बनाने वाले शाहजहां की हुकूमत में दारा शिकोह का जो ख्वाब अधूरा रह गया था, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। ये मौका निर्माता निर्देशक इकबाल दुरानी के सामवेद के उर्दू अनुवाद के विमोचन का था, लेकिन मकसद मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने का है। यही वजह रही कि मंच पर आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी और हिंदू धर्मगुरु मौजूद थे। साथ ही प्रभावशाली मुसलमानों को इस कार्यक्रम में आरएसएस और मुस्लिम एकता मंच के जरिए बुलाया गया था। खुद आरएसएस के इंद्रेश काफी दिनों से मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के काम में लगे हैं। वो कहते हैं इस तरह की किताबों के जरिए एक दूसरे संप्रदाय में समन्वय बनेगा। ये किताब विश्व के लिए मानवता का संदेश है, इसलिए आप इसको केवल ये नहीं कहिए कि ये किसी एक मजहब के लिए और दूसरे मजहब के लिए है, और इसलिए यह मानवता का संदेश है जो हर जन के मन और मस्तिष्क को झंझोड़ेगा और उसमें मानवता का उदय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ उपस्थित होने वालों में 50-60% से अधिक इस्लाम मतावलंबी स्कॉलर्स, मौलाना और आलिम लोग आए हुए थे। मुसलमानों को जोड़ने की आरएसएस की पहल के अलावा अप्रैल में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है, मोदी मित्र, जिसमें हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5000 मुसलमानों को जोड़ने की योजना है। इस पूरे कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय से भी तमाम सारे लोग मौजूद थे। इसको एक ये भी पहल के तौर पर देखा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो अपनी जो रीच है, जो अपनी पहुंच है, वो मुस्लिम समुदाय तक भी बढ़ा रही है। तो इस किताब के जरिए एक कोशिश ये भी है। इसके लिए लगातार यासिर जिलानी जैसे बीजेपी के युवा चेहरे काम कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़ने वाले इन मुसलमानों को मोदी मित्र कहा जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में, जो प्रोफेशनल हैं मुसलमान, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुमाइंदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाएंगे और उनको हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत में एक बड़ा प्रोग्राम 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में सूफी सम्मेलन करके आगाज किया जा रहा है। वैसे तो 10 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 65 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की कोशिश है कि मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाई जाए।
दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर चुनाव नजदीक है और अब 19 नए जिले होंगे। पहले से राजस्थान में 33 जिले हैं और अब ये 50 होने जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 नए संभाग की भी घोषणा की है। राजस्थान में पहले से 7 संभाग के डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, अब 10 होने जा रहे हैं। विधायकों की काफी समय से ये मांग थी, क्योंकि राजस्थान देश में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और नए जिले भी अब बनाए जाएंगे। अपने आखिरी बजट में चुनाव पर नजर रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर ये घोषणा कर ही डाली। केकड़ी, भरतपुर के डीग और गंगापुर सिटी में खुशी की लहर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का तोहफा, 19 नए जिलों की घोषणा में ये इलाके भी शामिल हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ विकास बड़े पैमाने पे होगा, जिला अस्पताल खुलेंगे और प्रशासनिक काम और आसानी से हो पाएगा। लेकिन भरतपुर के कामा क्षेत्र में विरोध हो रहा है। विधायक जाहिदा खान अपने क्षेत्र में जिला नहीं घोषित करवा पाई, इसलिए नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर अजमेर के दक्षिण में केकड़ी एक नया जिला होगा। यहां से विधायक रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं और गुजरात चुनाव में पार्टी के इंचार्ज भी। पूरे देश पे बीजेपी राज कर रही है, केंद्र में बीजेपी राज कर रही है, लोगों का गला घोट के कैसे राज करोगे? इन्होंने ये समझ लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी वोट हमारी जेब में है। ये चलने वाला लोकतंत्र में लंबे समय तक नहीं है। जुमलेबाजी से काम कब तक चलेगा? काफी समय से चली आ रही मांग विधायक अपने अपने क्षेत्र से उठाते रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में सबको खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इलाके के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ कई गांव जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। ऐसे में नए जिलों से लोगों को सहूलियत मिलेगी और प्रशासन भी हर गांव तक पहुंच पाएगा। जरूरत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 55 जिले होंगे, वेस्ट बंगाल में भी 7 जिले बने हैं अभी। तो हर राज्य में जिले संख्या जो है, छत्तीसगढ़ की जिले की संख्या हमारा बराबर थी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरत थी। हमने बहुत स्टडी करने के बाद में ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का। लेकिन भाजपा कहती है व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ का प्रयास है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है, इससे राजस्थान के पूरे आर्थिक तंत्र को दांव पे लगा दिया गया है। नए जिले बनाए जाने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। इसके कारण नए जिले बनने से होने वाली आसानी की बजाय प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है नए जिलों में सरकारी दफ्तर और सरकारी तंत्र को बिठाने में काफी पैसे खर्च होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन ये तय है कि इससे राज्य पे ज्यादा आर्थिक भार पड़ेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड की बात करते हैं। देश में कोरोना के मामले अब फिर से बढ़ने लगे हैं। 4 महीनों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक दिन में 800 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं, जो चिंता का विषय है। हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में पिछले 4 महीने में पहली बार एक दिन में कोविड के 800 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। वैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के हैं। पिछले 1 महीने में रोजाना आने वाले नए मामलों के 7 दिनों की औसत में 6 गुना बढ़त हुई है। फरवरी में 112 मामलों से बढ़कर अब रोजाना औसतन 626 नए मामले आ रहे हैं। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मामले गंभीर नहीं हैं, इसलिए अस्पतालों में होने वाले दाखिलों में इजाफा नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन चल ही रहा है, वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। वैक्सीनेशन जिसने नहीं कराया वो करा ले। कोई अलार्मिंग सिचुएशन? बिल्कुल भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वाली बात कह रहा हूँ, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं। बढ़ते मामलों के कारण बहुत से लोग वैक्सीन की तीसरी डोज लेने लगे हैं। दिसंबर जनवरी में 4-5 लोग ही दिन भर वैक्सीन के लिए आ रहे थे। अब करीब 20 लोग आ रहे हैं। लोग फिर बीमारी से डरने लगे हैं। हालांकि मामले ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन डॉक्टर बहुत एहतियात करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते हैं, फिर भी उनमें कई अंतर हैं।
फ्लू के मामले हर साल जनवरी से मार्च के बीच में बढ़ते हैं। अगर खांसी जुकाम ज्यादा है तो फ्लू होने के ज्यादा आसार हैं, जबकि कोविड के मामलों में बुखार और बदन दर्द ज्यादा होता है। तो ये कोई इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो और वो उनमें होती है जो या तो सीनियर है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, सपोज एज ज्यादा हो गई है, साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है, सपोज कोई किडनी डिसीज है या कैंसर है ना, या कोई और इन्फेक्शन है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोई नई लहर या वेरिएंट नहीं आया है, बल्कि ओमिक्रॉन से ही मामले बढ़ रहे हैं। वैसे शुरू की 2 कोविड लहरों के बाद, जिनमें 5,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, अब राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने परसों रिव्यू लिया हुआ था। इसी रिव्यू के तहत ICCC पे कोविड कंट्रोल वॉर रूम शुरू करने की बात कही गई थी। उसके हिसाब से कल कोविड कंट्रोल वॉर रूम शुरू कर दिया गया है। पिछले महीने तक कोविड-19 के केसेस गिर रहे थे। इसके साथ ही हम में से बहुत लोगों ने प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिया था और मास्क पहनना बंद कर दिया था। पर कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और ये फिर से हमें याद दिलाते हैं कि वैक्सीन्स और प्रिकॉशंस लेना कितना अहम है। ये सिर्फ हमें कोविड-19 से ही नहीं, बल्कि इस मौसम में फैलते हुए इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से भी बचा सकती हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।